आज हमारे साथ विजेंद्र भारती जी हैं जो भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और मौजूदा समय में जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, जाति धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम कर रही है, उस पे उनकी राय को जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। साधुवाद आपका। सर, मौजूदा समय में हमने देखा है कि भीम सेना भी किस तरीके से संघर्ष कर रही है। देश में जो तमाम सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उन पे संघर्ष कर रही है। नवाब सतपाल तंवर जी जहाँ भी समाज में कोई घटना ऐसी होती है वहाँ पे जाते हो। सर, मौजूदा समय में राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से वंचित शोषित समाज के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और जाति धर्म के नाम पर भी राजनीति की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 25 करोड़ की संख्या है इस देश के अंदर शोषित उपेक्षित, जिन्हें हम लोग दलित कहते हैं, जो शुरू से ही प्रताड़ित होते आए हैं। और हो सकता है अगर अपनी आवाज़ खुद ना बने ऐसे ही होते भी रहेंगे। इस समाज को जगाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। इस समाज को जगाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना जीवन त्याग कर दिया। लेकिन ये समाज आज भी जागने को तैयार नहीं। पूरे देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जहां मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यक लोगों के आबादी में, उनके इलाकों में, उनकी बस्तियों में पहुंचते हैं और उनको प्रताड़ित, उनको वहां पर डराना, धमकाना, मारना, पीटना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना करके चले जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। आप अपनी आवाज कब बनेंगे? बुद्ध ने भी कहा है, बाबा साहब ने भी देश को संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अपनी रक्षा स्वयं करो, जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाओ। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी का वध करते हैं तो वो हत्या नहीं है, सेल्फ डिफेंस, वो हत्या नहीं है। आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी को मार सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट आपका है। लेकिन जैसा आपने कहा, आज ये जो समाज है पूरी तरीके से राजनीतिक जो एक परिदेश जो बना हुआ है देश के अंदर, उसकी भेंट चढ़ा हुआ है। हम लोगों को फुटबॉल समझा हुआ है। कभी 50 साल 60 साल कांग्रेस पार्टी ने इस समाज को फुटबॉल बनाया और इसकी वोटों से राजनीति की। उसके बाद में कुछ और राजनीतिक पार्टियां बनी, सामाजिक संगठन भी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो उसको दलितों का, शोषितों का वोट नहीं मिला, उसको वोट में, उनके पास वोट ही नहीं है। इस देश के अंदर उनके पास वोट ही नहीं है। अगर उनको वोट मिला है तो वो हमारा वोट मिला है, हमारे वोटों पे वो राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोग स्वयं चाहते हैं कि हमें मारो, हमारे साथ अत्याचार हो। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को आप इस देश की जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि जब तक आप दबती हुई जो रग जो होती है उस पर आप हाथ नहीं रखेंगे, उसको दर्द नहीं होगा। इस तरीके से सर देश भर में वंचित समाज के लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। हमने राजस्थान में प्रकरण देखा, भाई जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने के ऊपर हत्या की गई। मनीषा वाल्मीकि बिटिया को यूपी हाथरस में जिस तरीके से सामूहिक रूप से उसके साथ दुष्कर्म करके और जला के बिना परिवार की अनुमति के उसको जलाने का काम भी किया। और देश भर में जो है तमाम जो हत्याएं हैं, घटनाएं, बलात्कार हैं, पुलिस थाने में भी जो है बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उस पर आप क्या सोचते हैं सर, और समाज को कैसे जागरूक होना पड़ेगा अपनी आत्मरक्षा में? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ अपनानी है। अगर हमें अपने ऊपर अपराध रोकना है तो बाबा साहब के 3 मंत्रों पर काम कर लीजिए। उन्होंने पहले कहा शिक्षा अगर आप ले लेंगे, क्योंकि आज भी हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हैं। शहर का बच्चा मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत शिक्षित है, लेकिन जैसे हम गांव देहात में जाते हैं, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, मैंने देखा है बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। जिस बच्चे को अपने अधिकार के बारे में ही नहीं जानकारी है तो वो दूसरे की प्रताड़ना का शिकार होगा। हमारे समाज के लोग भगवा झंडा लेके घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। वो ही घूम रहे हैं जो शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में पता है, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता है, उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में पता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए ठेली पटरी
रिक्शा चलाने का काम करते हैं, मजदूर पेशे का काम करते हैं, उनको 200-300 रुपये दिए जाते हैं और वो अपनी मेहनत मजदूरी छोड़ करके उसको मेहनत मजदूरी समझते हैं और भगवा झंडा लेकर के उन लोगों की आवाज़ उठाना बनना पसंद करते हैं। मैंने वही कहा है, देखिए शिक्षा सबसे पहले है, उसके बाद संगठन। हम संगठित होंगे तो मैं मानता हूँ शिक्षित लोगों का अगर समूह है, आज इस देश के अंदर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में देश के अंदर है, 20 करोड़ के आसपास संख्या है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, उनका बराबर शोषण हो रहा है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, इस देश के अंदर 25 करोड़ के आसपास दलित है, लेकिन 25 करोड़ में करीब 5 करोड़ लोग समाज के शिक्षित हैं, जिन्होंने बाबा साहब को अपना लिया, जो अंबेडकर राइट कहलाना चाहते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। उन लोगों का समूह जब आगे निकलता है, जो भी आपने मुझे बताया, चाहे पाली का जितेंद्र मेघवाल वाला मामला हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि वाला मामला हो, चाहे दिल्ली के अंदर नागल में एक वाल्मीकि बच्ची के साथ रेप का मामला हो, चाहे कहीं भी मामले हों, ये अंबेडकरवादी लोग वहाँ पहुँचते हैं, सरकार की चूल हिलाते हैं, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं और संवैधानिक आवाज़ उठाते हैं और सरकार उनको सुनती है और वहाँ न्याय भी मिलता है। लेकिन उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अगर उसी प्रक्रिया को हम तत्काल, जैसे ही हमारे ऊपर कहीं पर कोई, हम लोग मानते हैं कि शोषण के हमारे पर शिकार कोई बच्ची हुई है, कोई परिवार होता है, अगर हम उसको एक जागरूक परिवार होने के नाते, एक जागरूक समाज होने की वजह से अगर हम अपनी आवाज़ उसी समय बने, तो शायद हम लोगों को दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। हर जगह हमारे लोग हैं, हर जगह हमारे लोग हैं, लेकिन लोग डरते हैं। एक चौधरी 8-8, 10-10 गाँव को टारगेट पर रखता है और उनका नेतृत्व करता है। क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जो भी शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, सरकार जो है उनको कानून का डर दिखा रही है, बुलडोजर का दिखा रही है, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर जेल में डालने का काम कर रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम कर रही है। उससे किस तरीके से लड़ सकते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान जब तक है, जब तक हम हैं, जब तक हम हैं, जब तक संविधान है, दोनों में से एक चीज़ भी अगर ख़त्म होती है तो इस देश का जो आवाम है, यहाँ का जो लोकतंत्र है, वो ख़त्म हो जाएगा। आज जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये अत्याचार हमारे ऊपर ना हो, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, जगह जगह अपने संगठन बनाने पड़ेंगे। आज देश के अंदर भीम सेना, भीम आर्मी जैसे संगठन काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आरएसएस के लोग समाज के लिए अपना एक बच्चा देने का काम करते हैं, अपने समाज को जागृत, गिनती के 12-13% लोग इस देश का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ 70-75% होने के बावजूद भी आज हम प्रजा वाला रोल निभा रहे हैं। हम फालतू के लोग हैं उनके लिए, हम उनके लिए पालतू हैं। हमें वो पाल भी रहे हैं, हम उनके लिए फालतू भी हैं। क्योंकि जब फालतू इसलिए क्योंकि जब हमारी वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको लोग वोट दे देते हैं। जिस तरीके से सर देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, जब यही नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तो उस समय ये बयान देते कि जिस तरीके से रुपया गिर रहा है उस तरीके से सरकार गिर रही है। बाबा रामदेव जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो पेट्रोल 30 रुपये होगा। लेकिन आज सब लोग चुप हैं। बेरोजगारी के मामले में जो देश है बहुत आगे बढ़ रहा है, महंगाई के मामले में आगे बढ़ रहा है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई मंदिर मस्जिद को लेकर, आगरा में अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे खुदाई और सर्वेक्षण करने का काम कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अपना एक धर्म विशेष का हक बताया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों से है जो असली मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है जो मौजूदा सरकार है, और जो मुख्य मीडिया है वो पूरा साथ दे रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, देश का जो मीडिया है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। गोदी मीडिया उसको ऐसे नहीं कहा जा रहा। गोदी मीडिया इसलिए कहा जा रहा है जो उनके जो स्पीच, जो वो डिबेट जो रखते हैं, डिबेट में जो मुद्दा आता है वो मुद्दा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आता है कि इस मुद्दे पर, इस पर आपको डिबेट करनी है, इस डिबेट में आपको ये सवाल करने हैं। वो जो लोग आप देखते हैं ना टीवी पर आकर जो बैठते हैं, विशेषज्ञ बैठते हैं, राजनीतिक लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, सामाजिक चिंतक लोग बैठते हैं, वो सभी लोग दलाल हैं। वो सब पैसा देकर के खरीदे जाते हैं। देश के अंदर मीडिया के माध्यम से माहौल बना दिया गया है। यही मीडिया कभी बेरोजगारी की बात करता था, यही मीडिया महंगाई की बात करता था, यही मीडिया भ्रष्टाचार की बात करता था, यही मीडिया पाकिस्तान का डर दिखाता था। लेकिन आज वही मीडिया
इन किसी भी मुद्दे की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इन सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया चैनलों को इनको खरीद लिया गया है। आज उनको बहुत मोटी रकम, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग 2-2 हजार करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। रजत शर्मा जैसे लोग 1500 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक हैं। ये पत्रकारिता करने वाले लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इनकी जांच नहीं हो सकती, क्योंकि जांच करने वाले भी लोग वही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, ये सरकार चाहती है कि जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन का, महंगाई का, अगर उसकी बात करेंगे तो सत्ता से चले जाएंगे। अगर आपने बात की ना बाबा रामदेव की, वो बाबा रामदेव नहीं है, वो साला दलाल है, व्यापारी बन गया है। आज उस व्यापारी की भी बात करूं, उसके पास भी 1700-1800 करोड़ रुपए की संपत्ति बन गई है, जो अपने गुरु का वध करके, उसको मार करके, उसकी वर्चस्व को आज चलाने का काम कर रहा है। तरह तरह के एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना करके इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, और हमारे लोग उसको बड़े चाव से खरीद रहे हैं। बाबा रामदेव ने कभी कहा, मैं इसको बाबा भी बल्कि नहीं कहूँ, रामदेव ने जब कभी एक डिबेट में बैठ करके कहा था, अरे बच्चों बताओ, आप 30 रुपए वाले पेट्रोल की सरकार चाहते हो या 100 रुपए वाले की? लेकिन आज वही बाबा से जब मीडिया के कुछ लोगों ने सवाल किया, तो बाबा का क्या जवाब रहा? वो हरामखोर दलाल बाबा बोलता है कि तू मेरी पूंछ पाड़ेगा, मैंने बोल दिया, अब नहीं बोल रहा। तो ये शब्द ऐसे लोगों को शोभा नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे ला करके इनको तब तक पीटना चाहिए जब तक साले ये बेहोश ना हो जाएं। ये बाबा वाबा कुछ नहीं है, ढोंगी है, नौटंकीबाज है ये लोग। इन्होंने इस पूरे देश की आज प्रजातंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। देश की जो विपक्ष है, आज विपक्ष वाला काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो मेन कमी है, जो राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, वो विपक्ष वाली भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो ये विपक्ष वाला काम कभी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से निभाया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, ना राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष वाला कोई काम ही नहीं कर रहा है। वो सवाल ही नहीं करता है। क्यों नहीं उतरते इनके खिलाफ आप सड़कों पर? जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर 100 रुपए रख रख करके स्मृति ईरानी ने नाटक किया था, नंगा नाच किया था सड़कों पर। प्याज एक बड़े बड़े ठेलों में रख रख करके प्याज की रैली निकाल दी थी। तो ये सब दिखावा था। आज यही दिखावा विपक्ष को करने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष आज वो नहीं कर रहा है, खामोश है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष ये दोनों सब मिले हुए हैं और इस देश की 140 करोड़ जनता का मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं। आखिरी में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो अपने हक अधिकारों की रक्षा कर सकें? अपने अधिकारों को पहचानो, शिक्षा की तरफ बढ़िए, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दीजिए। अपने पड़ोस के अंदर अगर आपका कोई समाज का भाई रहता है तो उसके साथ कितनी ही आपका विदेश क्यों ना हो, कितनी ही उसके साथ में आपकी नाराजगी हो, कभी भी उसके साथ में नाराजगी, कभी भी जब आपत्ति आती है, कोई विपत्ति ऐसी होती है तो उसके साथ खड़े हों, उसके दुख में, उसके सुख में उसके भागीदार बने। क्योंकि जब तक हम एक रहेंगे, मैं मानता हूं कि आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस तरीके से हम लोग एक उंगली दिखाते हैं, 2 उंगली दिखाते हैं, इन्हें कोई भी मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन जब ये उंगली हमारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो ये एक घूसा बन जाता है, गुट बन जाता है। तो जब तक हम संयुक्त रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो मैं देश की आवाम को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, खासतौर से युवाओं को कहना चाहता हूं कि जो भी आपको अंधविश्वास और पाखंड का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, उस रास्ते पे बिल्कुल ना चलें। आपका अपना इतिहास है। हम लोग उस समाज के लोग हैं, हम लोग इस देश के अंदर शुरू से शासक रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का शासन देखा, हम लोगों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ में सम्राट अशोक का शासन देखा। हमारे राजा बलि रहे, महिषासुर रहे, बहुत सारे हमारे राजा रहे हैं। हम उनको छोड़ करके आज दूसरे राजाओं की पूजा करने का काम करते हैं। वो राजा नहीं थे, वो काल्पनिक एक पाखंड हम लोगों के सामने डाला हुआ है। उस पाखंड से बाहर निकले, वास्तविकता को जाने, विज्ञान को अपनाएं, शिक्षा की तरफ बढ़ें, संगठित हो और संघर्ष करें। संघर्ष में ही आपकी जीत है। संविधान आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को अपने से जुदा ना होने दें, संविधान की पूजा करें, यही आपके लिए सर्वोपरि है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। जय भीम।